स्वागत है आप लोगों का मेरी चाय में। जैसे कि आप देख रहे हो गाइस स्क्रीन पे क्या 7 अगस्त है। ठीक है, 7 अगस्त में आज के दिन कुछ मुद्दे रखे जाएंगे लोकसभा के अंदर। जैसे कि आपको पता है बजट आया था 23 जुलाई को, तो अब उस पर ही सजेशंस रखी जाएगी। एंड कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि दिस सेटिस्फैक्शन देखने को मिली है। मतलब लाइक पहले रियल स्टेट पे 20% का टैक्स होता था, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने हटा कर 12.5 का कर दिया। अब 12.5 का करा है तो गई, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक चीज़ छीनी जिसको कहते हैं इंडेक्सेशन, मतलब महंगाई दर। जब कभी भी मकान की रेट लगाया जाता था तो महंगाई दर को जोड़ के लगाया जाता था। तो गई उसके अब उसके ऊपर जो अमाउंट बनता था उस पर टैक्स का कैलकुलेट होता था। लेकिन अब क्या कहा गया है कि जो एक्चुअल अमाउंट आपने खरीदा है घर और जो एक्चुअल अमाउंट पे आप बेच रहे हो, तो उसी के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस पर आपको 12.5% तक का टैक्स देना है। आपको इंडेक्सेशन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। तो काफ़ी कंपनीज भी आपको नेगेटिव के तौर पर जाती हुई देखने को मिली होंगी। एंड डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी इन्वेस्टर्स को भी इसके अंदर देखने को मिली है। गाइस साथ के साथ अब कहा जा रहा है कि हो सकता है इस मुद्दे पे बात उठाई जाए और इसके अंदर कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट लेकर आ जाए। अमेंडमेंट में गाइस हो सकता है 2 ऑप्शन रखे जाएं कि आप ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के साथ जा सकते हो। मतलब कि जैसे पहले 20% का टैक्स आप भरते, जो कि बहुत भारी टैक्स होता था, लेकिन लोग उसको भरना पसंद करते थे। लेकिन उस पर इंडेक्सेशन का प्रॉफिट मिलता था। अब जैसे कि इंडेक्सेशन का प्रॉफिट हटा कर 12.5 कर दिया, तो हो सकता है ए भी ऑप्शन रखे जाए कि अगर आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है, मतलब 20% टैक्स के साथ, या आपको ऑप्शन बी के साथ जाना है 12.5% के टैक्स के साथ, तो हो सकता है ये रूल, ये अमेंडमेंट पास हो जाए। ठीक है, अब गाइस एक और मुद्दा खड़ा हो रहा है कि 1 अप्रैल से कहा जाता है कि उसकी पहले की जो वो होंगी, लाइक आप ये कह लीजिए प्रॉपर्टीज होंगी, तो उनको उसके अंदर मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, है ना, सॉरी काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2001 के बाद वाली से भी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है इस डेट को बढ़ा दिया जाए, 2018 कर दिया जाए, ये जुलाई तक कर दिया जाए। मतलब जुलाई से पहले की 23 जुलाई से पहले की प्रॉपर्टी को इस न्यू रिज्म को फॉलो नहीं करना, लेकिन उसके बाद वाली प्रॉपर्टी को इस न्यू रिज्म को फॉलो करना है। हो सकता है ऐसा कुछ अमेंडमेंट भी आपको देखने को मिल जाए। वहीं कहीं सब मुद्दा खड़ा होता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में आपको पता है क्राइसिस बहुत सारे देखने को मिले, जिसकी वजह से अगर आपको एक चीज़ पता होगी कि फ्राइडे के दिन मार्केट में तगड़ा फॉल आया था। क्या आया था गाइस? तगड़ा फॉल। ठीक है, उसके साथ साथ मंडे के दिन में हमें मार्केट में नेगेटिव फॉलिंग देखने को मिली। मतलब कि आप ये कह सकते हो मंडे के दिन मतलब संडे को एक न्यूज़ निकल कर आई थी। ठीक है, उसके बाद संडे सैटरडे आपको काफ़ी सारे यूएस इजराइल ईरान का भी वॉर के चक्कर में देखने को मिला था कि वॉर हो सकती है मंडे, बट वो जो नहीं हुई। एंड आपको बांग्लादेश का देखने को मिला। सो गाइस इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट पे पड़ा। मतलब 700 पॉइंट कम से कम नियर अबाउट 750 पॉइंट नियर अबाउट हमारी मंडे के दिन मार्केट गिरी। लेकिन कल के दिन मार्केट ने अपने आपको रिकवर करा, 250 पॉइंट ऊपर चढ़ी, और आज भी हमें मार्केट रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है। तो गाइस ये छोटे मोटे जो ये सिनेरियो बनते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, अपनी समझदारी यूज़ करके प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, उल्टा हमें बाय एंड डिप करना चाहिए। बांग्लादेश क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। रोज मीडिया में न्यू चीज़ें बताई जाती हैं और कहा जाता है कि इससे फ़ायदा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर को संभल कर चलना है, जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहे हैं उससे फ़ायदा ही नहीं नुकसान भी हो सकता है गाइस। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं और हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये जो हाइक चल रहा है उसे साइड में रखना है और चीज़ों को डीपली समझ कर चलना है गाइस। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश क्राइसिस से मतलब बांग्लादेश के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, और बहुत अच्छे रिलेशन थे भी जब पीएम शेख हसीना जी थी। एंड बांग्लादेश की इकोनॉमिक भी बहुत अच्छी थी एंड उसका जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो करता है। इनफैक्ट आपको बताओ आप कह सकते हो एक प्रोसेशन पीरियड पे था बांग्लादेश, जिस पीरियड से ये गिरा है और बहुत तगड़ी इसमें गिरावट देखने को मिली थी कि बांग्लादेश में कोटा को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। बांग्लादेश का कोर्ट, जबकि उस बांग्लादेश के कोर्ट ने उसको उस पर डिसीजन भी दे दे, सॉल्व हो गई थी चीज़ें, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता या आप कह लीजिए जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो इतने तरीके से भड़के हुए थे कि वो चाहते थे कि वहाँ की जो पीएम है वो रिज़ाइन दे दे। ठीक है, वो कई सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। फिर क्या करा, वहाँ पर गई आ गई मिलिट्री ने पीएम को ऑर्डर दिए कि 48 आवर्स तक वो रिज़ाइन दे दे और यहाँ से देश छोड़ के निकल जाए। अब गाइस जब आपको पता है जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है ना, तो वहाँ पर तो भूखमरी मर जाती है। आप ये देखिए पाकिस्तान में भी मिलिट्री ने टेक ओवर करा है, तो पाकिस्तान में कैसी सिचुएशन बनी हुई है।
गाइस ऐसे कंट्रीज़ को हॉस्टाइल्स कंट्रीज़ कहा जाता है। देखिए जो ये भी है कि पीएम जो छोड़ के चली गई है, अब देखिए इंटरिम सरकार बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि बांग्लादेश की पीएम कहाँ तक, मतलब मतलब आप ये कह सकते हो कहाँ किस हद तक कौन बन सकता है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं चला है। एंड आपको एक चीज़ और बताऊँ, बांग्लादेश की पीएम ने कहा था एक न्यूज़पेपर में कि यूएस बहुत डेस्परेट है वहाँ एक मिलिट्री बेस बनाने में, जिसके लिए देखिए उन्होंने मना भी कर दिया था। जो वहाँ की पीएम है ना, जो थी शेख हसीना जी, उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि यूएस को लगता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, अब इंडिया का जियो पॉलिटिकल देख सकते हो, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, जिस वजह। और रशिया, देखिए रशिया की न्यूज़ आपने सुनी थी, लेकिन तब भी इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता था, और अब भी इंडिया से रशिया ऑयल खरीद ही इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। बांग्लादेश की पीएम ने बताया था कि यूएस कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जिससे जो पीएम थी वो एग्री नहीं हुई थी। एंड यूएस चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार को मिलाकर एक कंट्री बनाया जाए जहां पर वो अपना मिलिट्री बेस बना पाए। सो गाइस यूएस ये काम पहले भी काफ़ी अलग अलग कंट्री के साथ कर चुका है। अब मिलिट्री ने बांग्लादेश को टेक ओवर कर लिया है, तो चीज़ें इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन अच्छे ही रहे बांग्लादेश में। ऐसे में कुछ सेक्टर इफेक्ट हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो कुछ सेक्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर मेन मुद्दा हमें टेक्सटाइल का देखने को मिल सकता है। गाइस जैसे कि मैं आपको बताऊं, टेक्सटाइल के अंदर कि टेक्सटाइल से ये हो सकता है कि इंडिया फोकस में आ सकता है। जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, हो सकता है इंडिया फोकस में आए। एंड इंडिया रेडी है कम से कम $300 to $400 मिलियन ऑर्डर्स के लिए, अगर वो इमीडिएट शिफ्ट भी करते हैं तो। यूएस में रिसेशन फिज हो गया है, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी बढ़ावा आप कह सकते हो मिल रहा है, एंड बढ़ावा देते हुए देखने को, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी बढ़ाने के लिए आप कह सकते हो ऐसे में इंडिया पर फोकस भी बढ़ सकता है। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेगी तो इंडिया पर भी फोकस बढ़ेगा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। मार्केट ऐसे ही बहुत वॉलेटाइल है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए गाइस, ध्यान देना पड़ेगा डोमेस्टिक अपरेल मैन्युफैक्चरिंग पर। जो इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्ट प्रोडक्ट करता है ना फ्रॉम बांग्लादेश से, एंड रिटेल जो रिटेलर्स है बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, तो इस चीज़ में आप कह सकते हो इंडिया का फोकस बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल फेस्टिव सीजन आने वाला है, एंड आपको ये भी पता होगा कि बाहर की कंट्रीज़ में भी क्रिसमस ये सब चीज़ें न्यू ईयर्स आती हैं, तो वहाँ पर भी क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, तो उनका फोकस भी हमारे इंडिया के ऊपर बढ़ सकता है अब, क्योंकि बांग्लादेश सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काउंट होता था। गाइस क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे में इंडिया के जो रिटेलर्स हैं उनको, जैसे कि जो लाइक पैंटालून जो है, जो फोकस इनका बाहर बांग्लादेश पे था, अब इनका फोकस अपने इंडिया के डोमेस्टिक रिटेलर्स पे पड़ेगा, जो ऑर्डर्स हमारे डोमेस्टिक रिटेलर्स को मिलेंगे। अगर ऐसे में आप जो अप्रैल कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं मैन्युफैक्चर करती हैं, ऐसी कंपनीज पर फोकस करके चल सकते हो। बांग्लादेश में क्राइसिस से, देखिए बांग्लादेश की क्राइसिस जो है ना, उससे दो चीज़ें, एक तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, आप ये मान के चल लीजिए। तो कम से कम बांग्लादेश इंडिया से 30 से 35 मिलियन कॉटन परचेज कर रहा था। जैसे कि आप कॉटन इंडस्ट्रीज जो है उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में कॉटन इंडस्ट्री लॉस में जा सकती है। एंड जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो भी आपको इफेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है कंपनीज। अगर इंडिया के लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है तो इंडिया के जो रिटेलर्स हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान पे अपनी ही इंडिया के अंदर खरीदारी करनी पड़ेगी। इस ऐसे में आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनीज ढूंढ के चलनी है। आलोक इंडस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है, ट्रेंड भी आपको पता है, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनीज हैं, तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करके चलेगा। बाकी गाइस ये जो हमारे जियो पॉलिटिकल्स इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इश्यूज चल रहा है, बांग्लादेश का जो इशू चल रहा है,
क्राइसिस चल रहा है, ईरान इजराइल का, हमास का जो आपको देखने को मिलता है, यूएस का जो देखने को मिलता है, उस पर जरूर फोकस बना के चलिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है और आने वाले टाइम में आपको मार्केट और वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। तो गाइस ऐसी सिनेरियो में हमें क्या करना है, बाय एंड डिप करके चलना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस के साथ मार्केट के अंदर बने रहना है। बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी खुद से स्टडी करें, चेक करें, इन्वेस्ट करें। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।